नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। वक्त हो गया है खबरों के पोस्टमार्टम करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय से महंगाई लगातार आसमान छूती जा रही है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने कुछ समय पहले गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी। अब स्थानीय स्तर पर बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि 1 जून से लागू हो जाएगा। सरकार ने ये कदम मुख्य रूप से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता में सुधार लाने और बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने व्यापारियों से कहा है कि 1 जून से 31 अक्टूबर तक चीनी को विदेश में बेचने के लिए पहले अनुमति ली जाए। सरकार इस समय अपने पास 2 से 3 महीने का चीनी का स्टॉक रखना चाहती है, ताकि हमारे देश में आगे आने वाले समय में चीनी की कोई कमी ना हो। वहीं अगर हम आंकड़े देखें तो देश ने भारी मात्रा में चीनी का निर्यात किया है। पिछले साल 60 LMT तक चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन असल में 70 LMT चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई थी। इस साल भी 82 LMT चीनी शुगर मिल से एक्सपोर्ट के लिए भेजी जा चुकी है, जिसमें 78 LMT एक्सपोर्ट भी हो गई है। इस साल का चीनी निर्यात अब तक का सबसे ज्यादा माना जा रहा है। बता दें कि 6 साल में ये पहली बार है जब भारत ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है। भारत का प्रतिबंध यूक्रेन युद्ध को देखते हुए कई अन्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए कदमों के जैसा है, जिसके कारण कई हिस्सों में खाद्य कीमतों में तेजी की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में होलसेल बाजार में चीनी की कीमत 3,150 से 3,500 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है। वहीं रिटेल के दाम पर नजर डालें तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसका रेट 36 से 44 रुपए तक चल रहा है। सरकार की माने तो लंबे समय से चीनी के निर्यात से लेकर उसके प्रोडक्शन तक नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में देश के लोगों को प्राथमिकता देते हुए निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगाने का फैसला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। तो चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना की मार से जूझ रहे असम में इस साल बाढ़ कहर बनकर ढा रही है। कोरोना महामारी के बीच इस साल असम में बाढ़ आफत बनकर आई है। राज्य में 33 में से 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 117 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे बाढ़ असम के लिए नई नहीं है। इतिहासकारों ने अहोम साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भी हर साल आने वाली बाढ़ का जिक्र किया है। पहले के लोगों ने इससे बचने के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाए थे, इसीलिए बाढ़ की हालत से जानमाल का नुकसान कम होता था। लेकिन आज के समय में इस बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी में तिब्बत के ग्लेशियरों के पिघलने और उसके तुरंत बाद मॉनसून सीजन शुरू होने की वजह से ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों का पानी काफी तेज गति से असम के मैदानी इलाकों में पहुंचता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ियों से आने वाला पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा देती है। यही वजह है कि राज्य में सालाना बाढ़ की समस्या गंभीर हो रही है। इसके अलावा भौगोलिक रूप से असम ऐसे जोन में है जहां मॉनसून के दौरान तो देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले यहां ज्यादा बारिश होती है। इलाके में जल्दी जल्दी आने वाले भूकंप भी समस्या को और गंभीर बना देते हैं। अरूप दत्त कुमार बताते हैं कि वर्ष 150 में आए भयावह भूकंप ने क्षेत्र की टोपोग्राफी बदल दी थी। इसका भी बाढ़ के परिदृश्य पर गंभीर असर पड़ा है। उस भूकंप की वजह से ब्रह्मपुत्र की सतह 2 से 3 मीटर तक ऊपर आ गई थी। यही वजह है कि 1950 के बाद बाढ़ का असर गंभीर हो गया है। वहीं केंद्र सरकार की संस्था ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सचिव BD राय बताते हैं कि बाढ़ से होने वाले नुकसान पर अंकुश के लिए बोर्ड पूरे साल कई उपायों पर काम कर रहा है। इसके तहत समय समय पर संवेदनशील इलाकों का सर्वेक्षण किया जाता है और कई जगह अलग अलग ढांचे बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि असम की बाढ़ पर अंकुश लगाने और जान माल के नुकसान को कम करने के लिए
बहुआयामी उपाय जरूरी है। हर साल जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं उनको संवेदनशील की श्रेणी में रखकर वहां अलग उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा नदियों के करीब किसी स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आजाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपनी विकास यात्रा एक साथ शुरू की थी, लेकिन अब लगभग हर क्षेत्र में दोनों देशों में बड़ी असमानता है। पिछले 74 सालों में भारत पाकिस्तान से हर मामले में काफी आगे निकल चुका है। भारत को हमेशा एक दुश्मनी भरी निगाह से देखने वाला पाकिस्तान इस समय राजनीतिक उठापटक, आतंकवाद और खराब आर्थिक हालात से जूझ रहा है। आजादी के बाद दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क को कितना पीछे छोड़ दिया है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो आजादी के बाद भारत पिछले 74 सालों में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था अब 198.91 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वर्तमान में भारत की आर्थिक विकास दर 8.4% है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 292 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 4.5% है। भारत में प्रति व्यक्ति की सालाना इनकम 1.43 लाख रुपए है और पाकिस्तान की सालाना व्यक्ति इनकम 89.99 हजार रुपए है। और अगर बात करें महंगाई की तो पाकिस्तान में महंगाई दर भारत की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में कोरोना काल के दौरान महंगाई ज्यादा बढ़ी। पाकिस्तान की जनता इस समय महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान है। भारत में महंगाई दर 5.3% है और पाकिस्तान की महंगाई दर 12.7% है। अब बात करते हैं कि कौन से देश पर कितना कर्ज है। तो बता दें कि भारत पर 570 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है और पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज की बात करें तो 283 अरब डॉलर है। अब बात करते हैं हर एक देश का भविष्य तय करने वाली की, जो कि है शिक्षा। भारत में सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलाकर कुल 1043 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 543 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। तो वहीं पाकिस्तान में कुल 222 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें 174 सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं। वहीं अगर हम बात करें देश की सुरक्षा की, जो कि सबसे अहम है, तो भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए है और हमारा पड़ोसी मुल्क इसमें भी हमसे काफी पीछे है। पाकिस्तान का रक्षा बजट मात्र 1.37 लाख करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि आजादी के बाद देश में अब तक कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो चुके हैं और सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि मौजूदा सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और सरकारें गिर गईं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 1947 से आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान सेना ने 4 बार का तख्ता पलट किया। वाकई ये भी एक बड़े अचंभे की बात है। भारत में इन दिनों छाए छोटे उस्ताद सिंगर प्रंजल विश्वास ने अपनी आवाज सभी देशवासियों का दिल जीत रखा है, लेकिन साथ ही साथ उनकी आवाज का जादू पाकिस्तान में भी सर चढ़कर बोल रहा है। उनके सुरों पर हर कोई नाचने को तैयार है। उनकी आवाज का दीवानापन छोटे से लेकर बड़े तक सबके सर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। तो चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। भारत में अनेक इतिहास इमारतें पाई जाती हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर है और इन्हीं में से एक पर्यटक स्थल का नाम है लाल किला। अगर आपसे कोई पूछे कि लाल किला कहाँ है तो आपका जवाब शायद यही होगा कि लाल किला चांदनी चौक के सामने बना है, जिसे शाहजहां ने 1648 में बनवाया था। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है। दरअसल दिल्ली में इससे पहले भी एक लाल किला था जो शाहजहां के लाल किले से करीब 600 साल पहले बना था। इसका नाम था लाल कोट, लेकिन इसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता था। कालांतर में ये लाल किला ढह गया या फिर ढहा दिया गया, मगर इस किले की दीवारें अभी भी दक्षिणी दिल्ली में कई स्थानों पर मिलती है। इसे तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने बनवाया था और यहीं से अपना शासन चलाया था। इन्हें संरक्षित किए जाने की मांग उठ रही है।
जिस तरह से केंद्र सरकार सक्रिय हुई है, इससे माना जा रहा है कि जल्द ही अनंगपाल और इन राजा द्वारा बनवाए गए इस किले की दीवारों को संरक्षित किया जा सकेगा। संजय वन के भीतर आज एक दीवार बची है जिसे लाल किला या लाल कोट की दीवार कहा जाता है। ये दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए पहली बार किलेबंदी का भी सबूत देती है। हालांकि इसे देखने के लिए संजय वन के बीच से होकर जाया जा सकता है, क्योंकि दीवार का बहुत थोड़ा सा हिस्सा अब देखने को मिलता है। इसके अलावा साकेत मेट्रो स्टेशन के पास भी किला राय पिथौरा के साथ इस लाल किले की दीवारों के हिस्से मिलते हैं। कहा जाता है कि विग्रहराज चौहान ने तोमरों को हराकर लाल कोट के किले पर कब्जा किया और पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे तो उन्होंने किला राय पिथौरा बनवाते समय लाल कोट को अपनी परिधि में ले लिया था। कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी लाल कोट का किला रहा है। कभी इस किले में प्रवेश के लिए 4 दरवाजे थे। पश्चिमी द्वार का नाम रंजीत द्वार था, जिसे बाद में गजनी द्वार कहा जाने लगा। प्रख्यात डावी आर मणि कहते हैं कि विजय के बाद मुस्लिम सेना ने इसे रंजीत द्वार से नगर में प्रवेश किया था। हालांकि अब इस दरवाजे के मात्र अवशेष ही बचे हैं। वो कहते हैं कि अनंगपाल तोमर द्वितीय के नगर का जिक्र पृथ्वीराज रासो से भी मिलता है। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने इसे खूबसूरत किले, जिलों, मंदिरों का नगर कहा है, जहाँ की प्रजा बहुत खुशहाल थी। वो कहते हैं कि उन्होंने इन्हीं सब बातों को देखते हुए 1992 में संजय वन में खुदाई शुरू कराई थी। मकसद यही था कि इसकी सच्चाई से पर्दा उठाया जा सके, जिसमें इस किले की दीवारें, दरवाजे और अनंगपाल द्वारा बनवाए गए अनंगपाल और महल के प्रमाण मिले हैं। अनंगपाल के वंशज मथुरा के पास खुटैल में रह रहे तोमर राजा अनंगपाल पर शोध कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रह रहे हैं। अजय सिंह कहते हैं कि तोमर वंश 736 ईस्वी में शुरू हुआ था। अनंगपाल इस वंश के 16वें राजा थे। लाल कोट या लाल किले को उन्होंने 1151 में बनवाने का काम शुरू किया था। 1181 में उनका निधन हो गया था। उनके 8 पुत्र थे, जो बाद में मथुरा के पास खुटैल में अलग अलग किला बनाकर जा बसे। उन किलों के टीले आज भी वहां मौजूद हैं। खुटैल वंश अपनी आराध्य कुलदेवी मनसा देवी की पूजा करता चला आ रहा है। देवी के मंदिर के द्वार पर आज भी राजा अनंगपाल की प्रतिमा लगी है, जिसमें वो देवी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। राष्ट्रीय संत स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन तरुण विजय ने अनंगपाल और इस लाल किले की बची हुई दीवारों को संरक्षित करने के लिए मांग की है। वो कहते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि जिन राजा अनंगपाल ने इस शहर को नाम दिया और बसाया, इन प्रतापी राजा को दिल्ली वालों ने भुला दिया है। उनका कहना है कि हिंदू राजा द्वारा बसाई गई दिल्ली को दोबारा लोगों के जहन में जिंदा करना है। अनंगपाल और लाल कोट या लाल किला की दीवार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर पर्यटन स्थलों में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ओजांग टाइम्स। नमस्कार।